कराची मलिर हॉल्ट वाक़े की वीडियो ने शहरियों को हिला के रख दिया। 86 रोज में 214 से ज्यादा अमवात कोई मामूली बात नहीं। हंगामी इक़दाम की जरूरत है। डीआईजी ट्रैफिक ने हादसात से मुतालिक रिपोर्ट में ठोस तजावीज मुरतब की है। अब अमल कराना हुकूमत का काम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बदतरीन, जी हां बदतरीन शिकस्त। कौमी टीम की एक के बाद एक शिकस्त पर शायकीन दिल हार बैठे हैं। हसन नवाज ने सीरीज में तेज तरीन सेंचुरी के साथ साथ अब सबसे ज्यादा अंडों का रिकॉर्ड भी कायम किया। किवीज के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। पाकिस्तानी नौजवान ने अमेरिका में बेस्ट डिप्लोमेटिक स्टांस और स्टैंडिंग डिप्लोमेसी अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। आलमी मुकाबले में 50 से जायद ममालिक को अपनी सलाहियतों से पीछे छोड़ने वाले अब्दुर्रहमान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। और वक्त का मुकाबला सख्त। ईद की तैयारियां उरूज पर। कपड़ों, चूड़ियों और ज्वेलरी के साथ साथ चेहरे और बालों को किस तरह से नया लुक दें, मारूफ स्टाइलिस्ट से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सोनिया सुंदर। चलिए अब करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। और आज का पहला ही हमारा मौजू ऐसा है कि जिस पे शायद अब बहुत सारे लोग बात करना चाहेंगे। मैंने वैसे शोएब अख्तर ने एक जगह बैठ के बात की थी कि मैं क्यों बात करूं, मैं इस टीम के लिए बात करूं। उस वक्त उनके बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन अब हुआ यही है और हम भी बस कर ही रहे हैं बात। तो हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। फवाद भाई, आज मैंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को सब कुछ पता है, आपको भी बहुत कुछ पता है। क्या करें इस टीम का सर, क्या करें? सर, बात ना करना तो सोल्यूशन कभी भी नहीं है किसी भी चीज पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि बात करना बेकार है, ये तो फिर जाती वाली बात है। सर बात करें तो बुरा भी तो मान जाते हैं ना। बात करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। सिर्फ बुरा मान जाते हैं। अच्छा बुरा मानने की बात नहीं है ना। असल में मसला ये कि हम टारगेट करते हैं लोगों को, हम इश्यूज की बात नहीं करते और हम सोल्यूशन की बात नहीं करते। इसलिए हमें भी, हमारी भी लिमिटेड नॉलेज है। ये समझना चाहिए कि इश्यूज कहाँ हैं और सोल्यूशन क्या है। वो कितने लोग देते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, सबसे अपना स्पोर्ट सेटल कर रहे होते हैं, तो ज्यादती करने वाला भी कर रहा होता है ना। मकसद ये कि दोनों तरफ से गलतियां हैं ना। बट मसला सारा ये कि हमें कुछ चीजें रियलाइज कर लेनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बात की थी। और इवन फैसल याद होगा, आपने भी कहा था जब हमने प्रोग्राम किया था, नवाज ने 100 किया था कि जी अगले मैचेस में देखेंगे, और मैंने कहा था कि जी मुझे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो कतई इसका मतलब ये नहीं कि उनके 100 रन का जो क्रेडिट था उनसे ले लिया जाए, लेकिन वो अभी इतनी बड़ी इस क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। और उनका तैयार होना ये कहना, क्योंकि वो भी टॉप परफॉर्मर थे चैंपियंस कप T20 के, तो अगर वो तैयार नहीं है तो बाकी भी तैयार नहीं है। हमें रियलाइज यही करना चाहिए, जो मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, कि भाई हम निचले दर्जे की टीम बनते जा रहे हैं, और अगर हमने ये ना सोचा कि ये यहाँ तक क्यों पहुंचे और यहाँ से बेहतर कैसे हो सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और अब हम करने क्या जा रहे हैं, अफसोस की बात ये जो क्रिकेट चलाने वाले, कि टैलेंट हंट में स्कूल और कॉलेज के बच्चे तलाश करेंगे जिनको सिखाएंगे, फिर वो मुकाबला करेंगे। अरे भैया, अभी तो परेशानी इस वक्त है ना, इसके लिए क्या तैयारी अगले 10 साल बाद करेंगे? अच्छा, ऑलरेडी प्रॉब्लम ये कि हमारे बचपन से कॉलेज क्रिकेट बोर्ड, इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड कराता था, और यूनिवर्सिटी क्रिकेट कराते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो ये काम ही नहीं है। वो तो अंडर 17, अंडर 19, अंडर 15 करा रहे होते हैं, वो करा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर पैसा झोंकेंगे और वो जाया होगा। वैसे जी अभी आपने बात की कि जी टैलेंट हंट ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे। एक ढूंढ के नया हीरा लेके तो आए थे अभी आप, शादाब खान, जिनको हमने नायब कप्तान बनाया। उनकी इतनी उम्दा, माशाल्लाह से, अल्लाह नजर बद से बचा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गई कि उनकी क्या ही कहें उन्हें। तो अब जो उनकी उम्दा परफॉर्मेंस थी, तो कैप्टन बनाएंगे हम उनको? देखिए, बात मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स पे और उनका नाम लेके बात ना हो। उसकी वजह ये है नहीं, अच्छा आप समझे मैंने नाम नहीं लिया, आप समझे मैंने नाम नहीं लिया, डॉट आप बताइए। फैसल मैं आप लोगों की बुरी परफॉर्मेंस है ना, आप लोगों के लाने वालों की बात होनी चाहिए। आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, आपको लाया कौन है और क्यों लाए? सवाल ये है ना कि जब एक आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसने कुछ नहीं किया और वो दोबारा टीम में वापस आ जाता है, कोई भी प्लेयर, तो जो लाने वाले उन पे सवाल होना चाहिए। और अगर ये हालात हो गए कि आपके पास इतना बुरा हाल है कि नहीं है कोई भी बैकअप, तो वो भी सोचना है। तो ये तो हम कब से रो रहे हैं ना। चैंपियंस ट्रॉफी तो आप अभी आ रहे हो, उससे पहले अब यूएसए से भी आ रहे थे, तो सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल से फैंस की सर्जरी हो गई, बल्कि फवाद भाई फैंस को एनेस्थीसिया पे रख दिया उन्होंने, और ऐसे एनेस्थीसिया पे रखा है कि अच्छा देखें,
एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो वापसी हुई है शादाब की, अब और मुझे नहीं लगता कि नाव वो उनको मज़ीद रिटेन करना चाहिए। अब वो कोई दामाद ससुर मामलात से रिटेन हो जाएं या फिर एक और भी दामाद है हमारी टीम में वो भी उसी तरीके से रिटेन हो जाए, क्योंकि झोली भर भर के उन्होंने भी रन लुटाएं, तो वो तो ठीक है। फवाद भाई यार मुझे ये बताएं, हमारी टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीम नहीं बनती जा रही है? मैं तो आपसे पहले से ही बात कर रहा हूँ कि हम वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका की सतह पे खड़े हुए, और फिर मैं वही वाली बात करूंगा कि हम जो ये कह देते हैं कि जी उसका भतीजा, उसका बेटा, दामाद सारे आ गए हैं। सर कोई इस वक्त इनमें से कोई बंदा इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला है कि सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट कर रही है ना, हम उनके बारे में बात करें या क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात हो कि ये क्या हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है। साथ साथ ये कि भाई जब आपके पास इतना बुरा हाल है कि आपका लड़के बिल्कुल भी नहीं है, कि आपने अगर आपका लड़का अच्छी फॉर्म में नहीं है फिर भी उसी को वापस लाके खिलाना पड़ रहा है, तो मसाइल बहुत सारे हैं ना कि भाई ऐसी क्या वजूहत है। साथ साथ ये कि हम बहुत ज्यादा बॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। फैसल 200 अब आम बन रहे हैं, 225 आम बन रहे हैं, इन पे भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन आपके पास 200 बनाने वाले हैं कहाँ जो 200 बनाएंगे। अब बाबर रिजवान भी आ जाए तो 200 तो वो भी नहीं कर रहे थे। मसला ये है कि हमें ये सोचना है कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली जा रही है वो हम नहीं खेल रहे। आप अपना नेशनल T20 देखें, क्या आप वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें से लड़के निकल के आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को चैलेंज करेंगे? ठीक है फवाद भाई, और वक्त क्योंकि कम है लेकिन हम तो दिल के फपोले इसी तरह फोड़ते रहेंगे, बेफिक्र हो जाएं। वनडे में भी हाल होगा तो वनडे में भी इसी तरह करेंगे। फिर थैंक यू सो मच फवाद। बिल्कुल। अच्छा अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो कराची में जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। खातिन हज़रात, पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना होने के बराबर है और नतीजे में भयानक हादसात मामूल बन गए हैं। शहर कायद की अगर बात करें तो जो ख़राब सूरत हाल है यहाँ पे वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और कल जो मलिर हॉल्ट में हुआ वो ज़बान ज़द-ए-आम व ख़ास बना हुआ है। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह, हर चौक चौराहे पे मलिर हॉल्ट वाला वाक़या डिस्कस हो रहा है। अब ऐसे में किया क्या जाए, क्योंकि बैन करना और रोना इसका हल तो नहीं है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की ज़ेर सदारत एक कमेटी कायम हुई है और उसने कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं। आइए आपको वो सिफारिशात दिखाते हैं कि वो क्या हैं कि जिन पे अमल करके मामला ठीक हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रक ड्राइवर्स के ड्यूटी औकात की सख्ती से पाबंदी की जाए। और आपको पता है कि 24-24 घंटे ये लोग गाड़ी चलाते हैं और 24 घंटे फिर रेस्ट करते हैं। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इस इनह्यूमन बिहेवियर पे जो है वो नज़रसानी की जाए, क्योंकि 24 घंटे काम करना किसी के लिए भी इतना ज़्यादा मुहाल हो जाता है कि वो आगे से एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं। एक और जो चीज़ सामने आई है और वो ये आई है कि जो हाईवेज और सड़कों पे सीमेंट की जो बैंकरी है वो उसकी तनसीब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीमेंट की जो बैंकरी है जो रोड डिवाइड करती है, अगर ये नस्ब कर दिया जाए तो इससे हादसात की सूरत में गाड़ियां मुखालिफ लेन में नहीं जा सकेंगी। ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है खातिन हज़रात, क्योंकि जो मलिर हॉल्ट में वाक़या हुआ है उसमें देखा जा सकता है कि वो किसी और रोड पे, दूसरी रोड पे था और वो जंप करता हुआ जो वाटर टैंकर है वो दूसरी रोड पे आया है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, और फिर वो दो गाड़ियों को पे चढ़ता हुआ और मोटरसाइकिल सवार जो जोड़ा था उसको कुचलता हुआ आगे चला गया है। देन स्पीड लिमिट सबसे ज़्यादा अहम यह मामला है। मलिर हॉल्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जो वाक़या मिलेनियम मॉल पे हुआ था, जब वाटर टैंकर जो है वो नीचे उतर रहा था, डंपर माजरत के साथ नीचे उतर रहा था, तो उसके ब्रेक फेल हो गए थे। तो स्पीड लिमिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जगह जगह यह आवेज़ा किया जाए और सिर्फ लिख के ही फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी और आप भी सब जानते हैं कि चाहे वो मिलेनियम हो, चाहे वो नीपा हो, चाहे वो नागन हो शहर कराची में, या फिर वो उससे आगे कोई भी काओ कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले होते ज़रूर हैं, लेकिन चालान मेरा आपका होता है। सवाल ये है कि इन लोगों का चालान कब होगा, और सिर्फ चालान होना ही, हम चालान की नौबत पे क्यों आए? खातिन हज़रात, सवाल हर शहरी, हर कराची का शहरी ये कर रहा है कि ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये जो चलती फिरती जो मैयतें हैं ये चल रही हैं, इनका आखिरी बार मुआयना कब हुआ था? हैवी गाड़ियों का जो मायना है उसको यकीनी बनाया जाए,
ताकि सड़क पे रवाना होने से पहले ब्रेक समेत तमाम हिफाजती मैकेनिज्म दुरुस्त हालात में हों। तो ये तमाम तर चीज़ें आई हैं और क्योंकि डीआईजी ट्रैफिक की तरफ से एक चीज़ सामने आई थी और ये हमने आपको बताया कि ये वो सिफारिशात हैं, इन पे अगर अमल हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जानते हैं कि जो वाक़यात हुए हैं उस पर ज़ाहिर सी बात है पूरे जो ट्रैफिक अमला है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रैफिक पुलिस अमले पे। और ये जो सिफारिशात है मैं चाहूँगा कुछ आप भी बताइए कि ये तो आपने सारी चीज़ें बताई, ये भी चीज़ है कि सिर्फ ये जो मलीर का इलाका है और आपकी तरफ से चीज़ सामने है, ये सिर्फ मलीर का इलाका है जहाँ पे 100 में से 45 हादसा सिर्फ मलीर में हुए हैं। इतनी खराब वहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है सर? थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमें अगर मसले को हल करना है ना, तो वो क्विक फिक्स सोल्यूशन कोई नहीं है। इसका स्ट्रक्चरल तरीके से मसले का हल निकालना होगा। पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद सिग्नलिंग सिस्टम है, ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करने का सिस्टम है, फिर गाड़ियों को चेक करने का, गाय बगाए चेक करने का मैकेनिज्म है। देखिए, हमारे हाथ में तो है चालान करना, लेकिन चालान करने से लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1.25 अरब रुपए के चालान किए, तो उससे उतना फर्क नहीं आएगा जितना कि आपने स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना है, मॉडर्नाइज करना है। रोड पे खड़े होकर बंदा कितने लोगों से लड़ सकता है, चालान कर सकता है। अगर मैकेनिज्म होगा, आपको कैमरा पकड़ेगा, वो वहीं से ही आपको घर पे चालान आ जाएगा और वो हैवी चालान हो ताकि लोग आइंदा के लिए फिर तौबा भी करें। और अगर कोई चीज़ जैसे गाड़ियों की चेकिंग का मैकेनिज्म है, वो भी बड़ा हमें जो है ना फाल करना पड़ेगा ताकि इस तरह की गाड़ियां जिनके ब्रेक्स फेल हो रहे हैं, जो ओवरलोड है, जो ओवर स्पीड कर रही हैं, तो वो रोड्स पर आए ही कौन ना। और जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि फिर वो आइंदा दोबारा व्हील के ऊपर बैठ ना सके। ठीक है। तो ये हमें ना ये 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, टीएमसीज हैं, डीएमसीज हैं, इन सबको मिलकर ना एक छतरी के तहत काम करना होगा। प्लीज सर एक चीज में आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जो भी हैवी ट्रैफिक है जब पोर्ट से निकलता है तो ये शहर के बीच में से होता हुआ जाता है। भले से आप इसके औकात कार इसको पाबंद भी कर दें, लेकिन ये तो शहर कराची है, यहाँ तो रात तक लोग निकले हुए होते हैं और अगर रात में कोई एक्सीडेंट हो जाता है फिर जाहिर सी बात है फिर क्या औकात कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उस एक्सीडेंट का। अभी एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने यह पार्लियामान में मामला उठाया है कि वो नॉर्दर्न बाईपास जो बना था कि जैसे इस हैवी ट्रैफिक को शहर में आना ही नहीं था, पोर्ट से निकल के नॉर्दर्न बाईपास से होता हुआ फिर वो पेशावर निकल जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आपको ये बात किस हद तक ठीक लगती है और अगर लगती है तो उस पर अमल क्यों नहीं होता? देखें, दो हमारे ना कराची शहर में 2 बाईपास बनने थे, एक नॉर्दर्न बाईपास और एक सदर्न। अच्छा। जो सदर्न गेटवे था वो इसको केमाड़ी को मिलाएगा कोरंगी से। जो हमारे यहाँ जो मसला बनता है वो कोरंगी से केमाड़ी पर सारी गाड़ियाँ जो है वो शहर के अंदर से होती हुई जा रही होती हैं। तो बाकी जो हमारे साइट एरियाज हैं, जैसे कि हमारा कोरंगी साइट एरिया है, फिर ये जो है हमारा साइट एरिया बल्दिया वाला है, इसी तरह जो हमारे जहाँ इंडस्ट्री है शेरशाह है, तो इधर जो है ना ये 24 घंटे गाड़ियाँ जा सकती हैं, क्योंकि उनको उस इलाके के अंदर हम उनको कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। अब वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो लेकिन वो है तो कराची का हिस्सा ही ना। तो हम ये इस तरह नहीं कर सकते कि भाई कराची का ये टुकड़ा कराची है और ये टुकड़ा कराची नहीं इंडस्ट्री है। वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर तो इतनी गुंजान आबाद जगह हैं कि आपको सिर्फ जो है ना गाड़ियों को परफेक्टली फिट हो, ड्राइवर्स जो हैं उनके पास प्रॉपर HTV लाइसेंसेस हो और फिर एक भरपूर तरीका हो जिससे हम इनको टेक्निकली और इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर सकें। पीर साहब ये आपने बिल्कुल ये आपने एक और बहुत अहम मामला उठाया। इससे पहले कि हम ये सोचें कि नॉर्दर्न बाईपास हो कि सदर्न बाईपास हो, इससे पहले हम ये सोचें कि ये ड्राइवर ब्लाइंड स्पॉट पे गाड़ी चलाते हैं और नीचे नज़र नहीं आता, हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो गाड़ियां हैं इनके फिटनेस का मामला जो है वो कौन देखता है? हमारे पास कितने फिटनेस ऑफिसर्स हैं जो चेक करते हैं? और ये जो अभी जो मलीर हॉल्ट में वाकया क्लेम होता है कि जी ब्रेक फेल हो गया, फिर जब मैकेनिकल इंस्पेक्शन हुई उसकी तो वो सामने जाहिर हो गया कि ऐसा कोई मामला नहीं था। तो पीर साहब जरा देखने वालों को बताइएगा, कराची वालों को बताइए कि कितने कितने अरसे बाद फिटनेस चेक होना चाहिए? हमारे यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखें, ये एनुअल होता है और ये डिपार्टमेंट इनका अलग है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है। और अभी उन्होंने हाल ही में अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया है
उससे पहले तो कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं चेकिंग का, सिर्फ कागजों की हद तक था मामला। अब जो है थोड़ा बहुत जो है सेंसिटाइज हुई है हमारी कौम और ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तो उन्होंने भी अपने सिस्टम को ओवरहॉल किया है। सही। लेकिन दिस विल टेक सम टाइम कि इसको प्रॉपर तरीके से एनुअल बेसिस के ऊपर गाड़ियों को, और कहीं कहीं तो मुल्कों में 6 महीनों की भी फिटनेस होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे मुल्क को तो ये बिल्कुल 6 से 4 महीने की फिटनेस देनी चाहिए, ताकि हर क्वार्टरली जो है उसकी हम बिल्कुल चेक सर। और कर सकें कि गाड़ी आया बिल्कुल जब है तक भी ये या नहीं नहीं है। होता तब तक ये बहुत भारी जिम्मेदारी आपके कांधों पे आ गई है, क्योंकि मैं बहैसियत एक सारा और मैं बहैसियत आप एक पुलिस ऑफिसर के नहीं बल्कि एक शहरी टू शहरी कराची के रहायशी की हैसियत से आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जब तक ये नहीं होता तब तक ये जिम्मेदारी आपकी है। हाजी लियाकत महसूद, सदर डंपर एसोसिएशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। महसूद, ये बताएं कि एक मामला बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो ये हो रहा है कि 24-24 घंटे आप लोग जो है काम करते हैं, जो कि हमें भी समझना चाहिए। बिल्कुल 24 घंटे तो इंसान थक जाता है, लेकिन मुझे ये बताएं हाजी महसूद कि ये ज़रूरी है 24-24 घंटे काम करवाना? ये 12-12 घंटे 8-8 घंटे काम नहीं हो सकता? इसके पीछे क्या साइंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ ना, जो ट्रांसपोर्ट आपको भी पता है तो हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्ट भी है ना। जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग है, वाटर टैंकर अलग है, वो ट्रेलर भी अलग है, मिनी बस भी अलग है, एल टैंकर भी अलग है, एडीबी लाल भी अलग है, लोडिंग मंजा ये भी अलग है ना। अभी जिस तरीके से आपको भी पता है, जो चीन गवर्नमेंट ने हमारे डैम्पर के ऊपर पाबंदी लगाया सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, उसके बाद जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट है वो डैम्पर ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये, जो परसों वो जो एक्सीडेंट हुआ तो मलेर हाट के साथ, मलेर 15 में वहाँ तो मलेर हाट वहाँ तो जो एक्सीडेंट हो गया, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया भी था। उसका इंशाल्लाह मैं भी मजम्मत भी करता हूँ, जो वो बहुत अफसोसनाक तो एक एक्सीडेंट है। तो सिर्फ अब देखो हमारे ट्रांसपोर्टर आवाम ये तो अलग नहीं है, ट्रांसपोर्टर आवाम ये सब एक है। तो इसका मैं भी अफसोस भी करता हूँ, उसका गम दर्द तो मेरा भी गम दर्द है। लेकिन हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो हमारे डैम्पर माफिया आपको भी पता है, तो शहर के अंदर जितना बिल्डिंग भी बनेगा और मकान भी बनेगा, बड़े बड़े स्लार भी है, रोड भी बनेगा ना, लेकिन ये तो सिर्फ माफिया डैम्पर नहीं होगा। जो मकान भी बनाएगा तो फिर वो भी माफिया होगा, या जो रोड का सप्लाई भी करेगा वो भी माफिया है, या तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग है। लेकिन एक बात सिर्फ मेरा बात सुनो, आप मुझसे मौका ले रहा हूँ, नहीं सर, मुझसे मौका भी ले रहा हूँ तो मुझे मौका तो दे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना जो मैंने आपसे पूछा था। आपकी बात सराखों पे कि बिल्कुल जो शहर की तरक्की में काम कर रहा है वो माफिया नहीं है, जो शहरियों को पानी पहुंचा रहा है वो माफिया नहीं है। जाहिर सी बात है, माफिया वो है जो शहरियों को कुचल रहा है ना। इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं, इसमें तो आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे दोबारा से वही है कि क्योंकि आप डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को भी 24-24 घंटे जो ड्राइवर हैं वो काम करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या 24-24 घंटे काम होना चाहिए, ये तब्दील होना चाहिए? नहीं, हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, और डैम्पर ट्रांसपोर्ट आप सबसे भी पूछो, आपको भी पता है, हम तो जेले और जेले का ड्राइवर जो गाड़ी का नया काम है हम तो सभी इकट्ठा भी कर रहा है। तो इसके बारे में मैंने ड्राइवर को खासू जो गाड़ी का नया काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सामने जो मैंने इकट्ठा भी किया, तो इसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया। हम इसके लिए उसको मैं हिदायत भी कर दूंगा, जो शहर के अंदर स्पीड नहीं मारे, इसमें जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी है। लेकिन जो 24-24 घंटे जो ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर डप्टी भी कर रहा है, वो 100% वो गलती भी कर रहा है और 100% नाजायज भी कर रहा है। ठीक है, 24 घंटे एक ड्राइवर के ऊपर जो 24 घंटे डप्टी भी कर रहा है, ये तो नाजायज। बिल्कुल ठीक है। बकाया हमारा एक वाकफ है जो मैंने आपको बता दिया, जो हम ट्रांसपोर्टर आवाम ये तो सब एक है ना। और जितना पार्टी वाले भी है, जितना सियासत वाले, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो किसी की सियासत पे और किसी के लाश पे, किसी के खून पे नहीं, हाजी लियाकत कोई सियासत नहीं कर रहा। वैसी बात है, कोई मरता है तो फिर सारे ही बात करते हैं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ जो सामने निकल के आई कि 24 घंटे वाली जो ड्यूटी है उनको ख़त्म कराएं, ताकि जो ये उज़र आ रहा है कि जी थके होते हैं और रेस्ट नहीं मिलता, तो इस चीज़ से तो हम आगे निकल सके ना। बिल्कुल ऐसे ही। कहने को तो बहुत कुछ है, यकीन जानिए, और हम कहना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हो गया ब्रेक का वक्त। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। स्टे विद अस।
दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। भाई ईद से कबल ईद की तैयारियां हो रही हैं ज़ोरों शोरों से, कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियां और उसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन साथ साथ हम नया लुक कैसे दें, अपनी स्किन कैसी अच्छी बनाएं, कौन सा फेशियल लें, किस तरह की वो जो आजकल बड़ी सारी क्या क्या चल रही हैं चीज़ें, पता तो नाम भी नहीं याद आ रहे, बुटॉक्स, फलाने तो ढमकाने, तो नाम याद नहीं आ रहे मुझे तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत है मैं सोच रही हूँ कि फिर हम सीधा जो है ना डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। हमने बुलाए हैं एक ज़बरदस्त किस्म के डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेब। हम उन्हीं से जानते हैं कि भाई क्या करवाएं ईद पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब ईद आने वाली है तो बताइए कि क्योंकि रमज़ान भर में जब हम रोज़े रखते हैं तो स्किन डिहाइड्रेटेड भी हो रही होती है, हम चाहते हैं कि ईद के रोज़ जो है ना जब अच्छे से कपड़े पहने तो ज़रा फ्रेश भी दिखें। तो बताएं कि क्या करें ऐसा। देखिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हाइड्रेशन ही चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमें एक तो इंटरनल हाइड्रेशन होती है और एक्सटर्नली जो होता है वो हमें बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो हम आजकल ऑफर करते हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल आ जाता है, जिसके अंदर पिको लेजर्स हैं, जो मल्टीपल आपको जिसके हम आपको जो सेशंस देते हैं तो उससे फिर आपके क्या मैं सही जा रहा हूँ तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट्स को जो होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक हेल्दी ग्लो आता है स्किन पे, और उनकी जो स्किन की जो दीगर इश्यूज़ होते हैं जैसे एक्नी है या पिगमेंटेशन है, हम उनको भी उसके साथ साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये 2 in 1 होता है कि एक एस्पेक्ट भी कवर हो रहा होता है उनका, और ईद की तैयारी वाले हिसाब से उनकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो और सारी फ्रेशनेस भी आती है। डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है हाइड्रेटेड हो जाती है। उसमें हम मल्टीपल सीरम्स यूज़ करते हैं जिसमें हाइलोरोनिक एसिड जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट प्रोसीजर से बहुत अच्छा लुक देते हैं। अच्छा, तो ऐसे आजकल कौन कौन से प्रोसीजर्स इन हैं ज़्यादातर के? देखिए बेसिकली माइक्रो नीडलिंग, ये सबसे ज़्यादा लोग इसको कहते हैं कि जी माइक्रो नीडलिंग करवा, हर किसी को रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों, क्या चीज़ है? एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग होती है कि इसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो डर्मा पेन के थ्रू हम जब कोई सीरम लगाते हैं, जैसे मैं अभी हाइलोरोनिक एसिड की बात कर रहा था, या रेटिनॉल्स होते हैं या विटामिन सी बेस्ड सीरम्स होते हैं, उनको हम फेस पे स्प्रेड करते हैं और उसके साथ ये माइक्रो नीडलिंग करते हैं जिससे वो डीप जो उनकी पेनिट्रेशन होती है इन्फ्यूज करते हैं एक तरह से। जी हाँ, जैसे प्रोफाइलो वगैरह जी प्रोफाइलो में करते हैं। जैसे प्रोफाइलो एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें इंजेक्टेबल की फॉर्म में होता है। और जो माइक्रो नीडलिंग होती है उसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो हम पूरे फेस पे स्प्रेड करते हैं। डाउन टाइम भी बहुत होता है? नहीं, नथिंग लाइक आप जाके किचन में काम करें ऐसा कुछ नहीं होता। पहले प्रिकॉशंस बताए जाते हैं और उसके बाद अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो हम उसको कहते हैं कि आप 1-2 घंटे आराम करके यू कैन कंटिन्यू। ये सबके लिए सूटेबल है? यस, एनीथिंग एवरीबॉडी कैन। कोई भी करवा सकता है। हाँ, मतलब एडल्ट एज की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, उसमें मेरा भी यही खवातीन ही होती है एग्जैक्टली, बिल्कुल मेल फीमेल दोनों आते हैं। हम माइक्रो नीडलिंग में बहुत सारी चीजें करते हैं। हम इसके साथ मीजोथेरेपी के साथ हम पीआरपी भी करते हैं। मीजोथेरेपी, हाँ, नई चीज मार्केट में आई है, ये क्या है? मीजो सीरम्स होते हैं। डॉक्टर आगे बैठते हैं एक नई थेरेपी बताते, बताइए क्या चीज है? मीजो सीरम्स होते हैं एक्चुअली, जिसको मीजोथेरेपी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीरम्स होते हैं, इनको स्प्रेड करते हैं और उसके बाद हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं। तो उससे मीजोथेरेपी का क्या होता है? मीजो एंटी एजिंग है, एक्नी के लिए, तो एक्नी के हिसाब से हम मीजो सीरम्स यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग के हिसाब से करते हैं, वाइटनिंग के हिसाब से करते हैं। तो सीरम्स बहुत सारे होते हैं और जो जिस तरह का प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से वो सीरम्स को। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं ये तो बड़े कॉस्टली होंगे, बड़े महंगे प्रोसीजर्स हैं। एक्चुअली अब तो बहुत इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव आ गए अब तो बहुत। पहले फ्रेंकली स्पीकिंग जब चीज़ें कम होती थी, आना कम होती थी, तो आपको पता है ना वो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात होती है, तो उस वक्त बाकी बहुत प्रोसीजर एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन अभी एक मीडियोकर रेंज में आ गए हैं जिसमें हर कोई बहुत ईजिली करवा लेता है। अच्छा, जो घर अफराद हैं, जी खासतौर पे मर्द हजरात जनाब, पूरे घर में कैसे बैठे हुए? घर में बैठ गए ना, क्योंकि अच्छा, बैठ गए। हाँ, इफ्तार के बाद घर में बैठ गए, क्योंकि इफ्तार करना है और घर में बैठना है। उसके बाद क्या ही करना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कहाँ पड़े रहने देते हैं। अभी कान मरोड़ के चलो चूड़ियाँ लेने चलो। तो अब ऐसे में मुझे नेचुरली स्पीकिंग डॉक्टर साहब पूरे महीने फ्राइड फूड खाया है, सही बात, कोई जितना भी कह ले, एग्जैक्टली नो होता नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट। और फ्रूट खा रहे फ्राइड और जो नेचुरल वाटर इनटेक है वो है इतना कम, ठीक है। ये कितना ज्यादा इफेक्ट करता है और फिर इसको केटर कैसे किया जाए, इसको हैंडल कैसे किया जाए? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल के इसमें हमारे यहाँ इतना एक लाइफस्टाइल पैटर्न बन गया है ये कि आप पहले तो हम पूरा दिन भूखे रहे, उसके बाद जब अफ्तारी पे आए तो फिर ऐसे टूट के पड़े कि बस ना पूछें। आप देख सकते हैं फैसल के चेहरे पे पकौड़ों की चमक। बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है कि अगर केयर करनी है, पकौड़ों की चमक साफ जाहिर है। बेसिक स्किन केयर बहुत जरूरी है उसके लिए, वो उनको हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, मर्दों को भी। जी हाँ, असल में ये सिर्फ आपकी एंटिटी नहीं रहा, अब ये मेल डोमिनेशन भी आ गया। एग्जैक्टली पहले ये कहा जाता था कि जितनी भी चीजें वो फीमेल ओरिएंटेड है, लेकिन अब तो आप यकीन करें मेरे पास
आधी फीमेल्स आती हैं तो आधे मेल्स भी आते हैं। मेल्स भी इस मैदान में उतर गए भाई, एस्थेटिक्स में आके। तो आपकी जो बात थी उसके लिए बिल्कुल हम उनको एडवाइस करते हैं कि अब जैसे आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, आपको एक रेगुलर अपना स्किन केयर रिजीम बनाना है, जिसमें जैसे भी आपने सन ब्लॉक की बात की कि अगर आप बाहर जा रहे हैं सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा फेस वॉश बहुत ज़रूरी है जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप हो। हमारे स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश नहीं लिए जाते, तो वो उनको दिया जाता है। सॉरी टू कट यू ऑफ, अब जो फेस वॉशेस आ रहे हैं मैं देख रही हूँ नीचे ना लिखा होता है ऑल टाइप्स ऑफ, तो हम वो वाकई होते हैं या सिर्फ लिखा हुआ होता है? लेकिन उसमें बेहतर ये होता है कि जैसे अगर मेरी नॉर्मल स्किन नहीं है, मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं ये कहूँगा मेरे लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश होगा जो ऑयल कंट्रोल करेगा मेरा। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसके लिए मॉइस्चर लेडन फेस वॉश होना चाहिए जो उसकी ड्राइनेस को कवर करे। तो यूजुअली लेना वही चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। ओके डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की कमी थी बट बिल्कुल बट जो जितना आपने बताया उम्मीद करते हैं कि भाई इस्तेफादा आपने किया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जनाब भाई भी एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो सोनिया होंगी और एक और स्पेशल गेस्ट होंगी हमारे साथ। सोनिया तो किचन में होंगी, लेकिन गेस्ट कौन होंगी इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। ब्रेक के उस पार रहिए हमारे साथ। आधा वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोल के जायके में हम आपको पकाते हैं, हम आपको नहीं पकाते, हम आपके सामने पकाते हैं। सॉरी, रोज़ा लग रहा है मुझे। हम पकाते हैं ज़बरदस्त पकवान, लेकिन झटपट, यानी कि 15 से 20 मिनट में रेडी होने वाले पकवान। ये इस सेगमेंट की ना स्पेशलिटी है कि हम झटपट पकवान आपको पकाना सिखाते हैं, और इन पकवान को बनाने में, इस टेबल को, इस दस्तरखान को सजाने में हमारा साथ देते हैं डालडा। जहां मामता वहां डालडा। 80 सालों से ज़ायद हो चुका है, तमाम माओं का इंतखाब और भरोसा डालडा पर ही है। डालडा दे रहा है रमज़ान भर में ज़बरदस्त पैकेजिंग, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये इतनी खूबसूरत पैकेजिंग, मैं इसको रोज़ इंडोर्स करती हूँ। ये मेरी फेवरेट इसलिए, ये ऐसे आराम से आप रख सकते हैं, जैसे पहले वो पैकेट गिर जाया करता था ना, ये बहुत फर्म है, ये आप आराम से इसको रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी, यानी कि 250 रुपये तक की बचत। तो भाई देर किस बात की है, जाइए अपना फेवरेट पैकेज जो है वो उठा के लाइए। एक चीज़ और जो मैं खुद से इंडोर्स करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, ये देखिए जनाब, डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये मैं बता दूं कि ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है। मैं इसको पर्सनली खुद यूज़ कर रही हूँ, डेली 1 टीस्पून इसको मैं लेती हूँ। मेरी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं पहले मेडिसिन पे थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब से मैंने ये लेना शुरू किया मेरी मेडिसिन माशाल्लाह ख़त्म हो गई हैं। तो जिनको भी स्पेशली स्टमक का कोई प्रॉब्लम है ना, वो तो भाई जाके सबसे पहले लें। ज़रूरी नहीं इतनी बड़ी बोतल, इसमें बहुत सारे साइजेस होते हैं, छोटी से लेके बड़ी तक आप कोई भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं सब्रूसो के ब्रांड की तो भाई क्या ही बात है। रमज़ान भर हमने इतने अच्छे इनके प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। सीख कबाब हैं, इसमें पराठा है, इसके अंदर चिकन समोसा है, कचौरियाँ हैं, पॉपर्स हैं। इतनी लंबी लिस्ट है, मैं लेते लेते थक जाऊँगी, लेकिन ये नहीं ख़त्म होंगे। भाई सब्रूसो अपनी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चिकन भी इतनी आउटस्टैंडिंग, जायकेदार और जूसी होती है इनकी, इसीलिए मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं चिकन जो लूँ सब्रूसो का लूँ। उसके बाद लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार, फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता ये जनाब ये जो है शरबत है, और ये इस कदर गज़ब का शरबत है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इससे मीठे भी तैयार किए हैं, मैंने शरबत भी तैयार किए हैं, और झटपट तैयार हो जाता है। और मरहबा की तरफ से एक अनाउंसमेंट जो हम डेली कर रहे हैं वो मैं आज भी करूँगी। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं या बना सकती हैं, तो भाई देर नहीं कीजिए, वीडियो कॉन्टेंट रिकॉर्ड कीजिए और बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कीजिए या इनबॉक्स कीजिए। अगर हमें लगा कि आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और सिलेक्ट हो गए आप, तो जो पहले नंबर पे रेसिपी सिलेक्ट की जाएगी उसे जाएगी ये मरहबा की तरफ से बाइक, जो मेरी तरफ खड़ी हुई है और ये आपका इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल जी हाँ, आपका जो आप सुन रहे हैं, जल्दी से उठाएं कैमरा, अच्छा सा वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड करें और हमें भेज दें। और इसके अलावा LED उससे ज़रा ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरे नंबर पे जो रेसिपी पसंद की जाएगी उन्हें जाएगी। और देखिए आखिरी इशरा चल रहा है, टाइम बहुत कम रह गया है। जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतनी जल्दी आपके और उतने ज़्यादा आपके जीतने के मौके होंगे। अगर कोशिश करें हल्की फुल्की भी डिशेज़ बना के भेज देना, बस भेज दें। जितनी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी
होंगी उतने ज़्यादा जीतने के मौके होंगे। तो चलें हम आज शुरू कर रहे हैं अपना जो झटपट पकवान का जो हमारा सेगमेंट है, चिकन एंड चिप्स मसाला हम बनाने वाले हैं। सहरी में अगर आप बना लेना, इसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। एक तो झटपट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो लेंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं। इंग्रेडिएंट्स हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि गेस्ट को बुला लें। वो इतनी प्यारी लग रही हैं कि मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। और मेरे जो है ना, अभी जब वो यहाँ खड़ी हुई भी थी तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं ऐसे करके नाम लूँगी तो आपने फिर ऐसे ऐसे करके आना है, ऐसे ऐसे करके। वो इतनी प्यारी लग रही है। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड हम उन्हें बुलाते हैं। अफशा जो हैं वो आ गई हैं हमारे पास। हेयर स्टाइलिस्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं और क्या क्या हैं, और देखें कितनी गजब लग रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ये देखिए हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो क्या हेयर कलर है और क्या ही हेयर स्टाइल है भाई, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, बहुत अच्छा लगा आप आई। और मैं यहाँ खाना बनाती जाऊँगी और आपने टिप्स देने हैं। ईद का मौका बिल्कुल, आप देखें ईद जो है वो सर पर है, तो आप हमें बताइए कि क्या कलर करवाएं। मुझे भी बताइए क्योंकि मेरा भी हेयर कलर ड्यू है। कौन सा कलर करवाएं, स्ट्रीक्स करवाएं, स्किन को कैसे हाइड्रेटेड रखें, ये सारी बातें आपने जो है ना बतानी है। मैं पकाती जाऊँगी, आप बताती जाइएगा। ठीक हो गया। चलिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ रेसिपी, तो वो आपको मैं पहले ज़रा बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, फिर जो है अफशा से हम बातें करेंगे। अच्छा जनाब, इसमें ये मैंने चिकन ली है बोनलेस, मेरे पास बोनलेस अवेलेबल थी 100 रुपये की, तो मैंने बोनलेस चिकन को लेकर बॉईल करके यहाँ पर रखा है। मैं इसलिए बॉईल करके रखती हूँ हाफ डन करके, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। आपको ज़रूरत अगर है जल्दी पकाना है तो आप बना के इसी तरीके से रख सकते हैं, वरना आप उसको जैसे रेगुलर बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो ये 1 किलो बोनलेस चिकन है, वरना 1 किलो कोई भी कढ़ाई कट, कोरमा कट आप कोई भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, इसमें ये पड़ेंगे फ्राइज़। ये फ्राइज़ भी मैंने 90% डन करके रखे हैं। ये 2 to 3 मीडियम जो पोटैटोज़ होते हैं ये उसके फ्राइज़ हैं। इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड है, ये सिर्फ हमने फ्राई करके रखे हैं क्योंकि मसाला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ में जनाब जाएगा इसके अंदर रोस्टेड एंड क्रस्ट ज़ीरा जाएगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5 से 2 तकरीबन टीस्पून है। रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक जिंजर पेस्ट जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जो है 2 टेबल स्पून हम जाएगा इसमें सोया सॉस वगैरह भी इसके अंदर ऐड करेंगे, विनेगर भी ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़। साथ में जाता है इसके अंदर योगर्ट, जो मुझे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं दिखाई दे रहा तो दिखाई दे जाएगा, झटपट लेके आया जाए भाई। अच्छा, उसके अलावा ऑयल जाएगा इसमें फ्राइंग के लिए। कोई बात नहीं, लाइव शो है, हो जाता है भाई, घर में भी हो जाता है। फिर हम भाइयों को भगाते नहीं है भाई, धनिया रह गया भागो, 1 पाव जो है दही और 1 गड्डी धनिया ले आओ, तो भाई यहाँ पे भी हो जाता है। और आपको मैंने बता दिया कि मीडियम जो है वो फ्राइज़ जाने वाले। अच्छा, हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, जब तक मैं इसको बनाना शुरू कर रही हूँ मैं ऑयल डालूँगी, और आप मुझे ये बताइए कि इस ईद पर, क्योंकि हर ईद पर ना एक ट्रेंड आता है अफशा, ये बालियाज का, फिर कोई स्ट्रीक्स का, फिर कोई ऐश का, तो फलाने का, इस बार क्या ट्रेंड है? अच्छा, इस बार जो ट्रेंड है ना सोनिया, क्योंकि वेदर जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। हम अभी विंटर से निकले हैं, समर में एंटर हो रहे हैं और बहुत ड्राई वेदर है, तो लोग जो प्रेफर कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा वार्म टोन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूल टोन पे जाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि ऐश पे मतलब यानी कि और सैंड बेस जो है ये अभी बहुत कॉमन है, लोग इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इससे कॉम्प्लेक्शन जो है, कलर भी करवा सकते हैं वैसे ना, डालडा वाला गोल्डन से बड़ा अच्छा है, जहाँ मामता वहाँ डालडा। बताइए जनाब। तो ऐश और सैंड बेज कलर जो है वो आजकल काफ़ी इन है। अब ये डिपेंड करता है उनके फेस कट पर, उनके अपने कॉम्प्लेक्शन पर कि वो बालियाज करवाना चाहते हैं या फिर वो स्ट्रीक्स करवाना चाहते हैं, हाईलाइट, बेबी लाइट्स। ये तो देखिए सदाबहार चीज़ें हैं जो हमेशा से ही चलती आ रही हैं। ये तो है, ट्रेंड जो है वो हमारे अपने खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हम पर सूट करती है। ये तो सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ हर एक कॉम्प्लेक्शन पर, हर एक फेस कट पर नहीं जाती है। तो उस हिसाब से हवा जो है ना वो मेरी चूल्हे की आंच को ऐसे ऐसे घुमा रही है, तो ज़रा हवा को ऊपर कर दिया जाए। अभी भी आ रही है हवा, है तो वो बेचारे मेरे लिए ही करके रखते हैं, लेकिन वो आंच जो है ना वो इधर उधर जाना शुरू हो जाती है। जी, आप बता रही थी। हाँ, तो बस ट्रेंड का तो ये हो गया कलर वगैरह के लिए। बाकी हम कंसल्ट करते हैं बहुत अच्छे से
जब क्लाइंट आता है हमारे पास या फिर कोई भी होता है तो उसके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके फेस कट के अकॉर्डिंग फिर हम गाइड करते हैं। ये तो बिल्कुल है, ये तो सही बात है। अच्छा, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं बालों में, जिनके रफ हों, ड्राई हों, वो क्या करें? चलिए वो तो कलर करवा लिया, और कलर करवाने के बाद ना और बाल ड्राई भी हो जाते हैं, तो कोई ट्रीटमेंट, कोई शैम्पू कुछ रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं आज जो बहुत मेन आप ये लहसुन अदरक डाल देती हूँ जब तक आप डाल दीजिए। बताइए बताइए। अच्छा, जो मेन जो बड़ा जिस बात को लेके हमारे लोग बहुत कंफ्यूज है, मिसकॉन्सेप्शन है, वो है कैरेटीन, बोटॉक्स कैरेटीन और नैनोप्लास्टिया। बोटॉक्स कैरेटीन? जी, बोटॉक्स कैरेटीन और नैनोप्लास्टिया। अच्छा, ये क्या है? जैसे हम कैरेटीन करवाते हैं, अब हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, हम उसे फ्रीज आउट करना चाहते हैं, स्मूथनिंग चाहते हैं कि वो जो टाइट कर्ल्स हैं वो लूजन अप हो जाए ना। चलिए, अभी तक दही आया नहीं है। अच्छा, तो मेरा काम खराब हो सकता है, तो मैं दही आने का वेट करती हूँ, जब तक आप बताइए मुझे। अच्छा जी, तो मैं बताना चाह रही थी कि जो कंफ्यूज हैं लोग वो यही होते हैं कि कैरेटीन का क्या अमल है, बोटॉक्स कैरेटीन का क्या अमल है और नैनोप्लास्टिया का क्या अमल है। अमूमन होता ये है कि लोग कहते हैं कि हमने कैरेटीन करवा लिया तो हमारा दही आ गया हमारा। जी जी बताइए, दही आ गया। रेसिपी कार्ड अगर हम शेयर कर सकते हैं इस वक्त के? नहीं, रेसिपी कार्ड नहीं शेयर कर सकते, कोई मसला नहीं है जी। चलें भाई, दही मुझे लाके दे दिया जाए, मेरी डिश लाइए लाइए, ले आइए ले आइए लाइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। आ गया, दही आ चुका है और बस अब मेरी डिश तैयार है। ये ऊपर कर दीजिए, मेरी आंच इधर उधर अब जाना शुरू हो गई है। जी बताइए, आप क्या कौन सी ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रही थी? मैं कैरेटीन, बोटॉक्स कैरेटीन और नैनोप्लास्टिया। जी जी अच्छा, बताइए। पहले हम कैरेटीन से स्टार्ट करते हैं। कैरेटीन लोग समझते हैं कि हमने कैरेटीन करवा लिया तो हमारे जितने भी फ्रीजी बाल हैं, कर्ली बाल हैं, वो पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता? मैंने तो ये सुना है कि बड़े डेड स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, और नहीं, आपको कोई ब्लो ड्राइंग की भी प्रॉपर कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैरेटीन जो है सिर्फ हमारे बालों का फ्रिज जो आउट करता है वो 30 to 45% जो है वो कैरेटीन हमारे बालों से फ्रीज आउट करता है। अच्छा। हाँ, और बाल को रिपेयर करता है, क्योंकि ये कोडिंग होती है जो कैरेटीन है, और ये लास्ट भी अराउंड आप ये कह लें 4 to 6 मंथ करता है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से इसकी केयर करते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे से अगर इसका मतलब अच्छा कंडीशनर, अच्छा शैम्पू यूज़ करते हैं तो ये 4 to 6 मंथ लास्ट करता है। अच्छा। अब हम आ जाते हैं बोटॉक्स कैरेटीन। बिल्कुल। अच्छा, बोटॉक्स कैरेटीन का अमल क्या है? वो बाल को और ज़्यादा रिपेयर करते हुए उसको हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, और कैरेटीन से ज़्यादा स्ट्रेट करता है। अराउंड 60% आप कह लीजिए, 65%। मतलब आजकल मार्केट में बेतहाशा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके बाल का स्ट्रक्चर क्या है, ड्राइनेस हुई है, डैमेज हेयर है या कलर्ड है ना। फिर आप जाके पार्लर में दिखा के जिसका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्रिज नहीं है, तो उनके बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं, 90% भी स्ट्रेट हो जाते हैं, वो कैरेटीन से भी हो जाते हैं, वो बोटॉक्स कैरेटीन से भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर उसके अमल की बात करें कि कैरेटीन और बोटॉक्स कैरेटीन क्या काम करता है, तो वो सिर्फ स्मूथ करता है बाल को, रिपेयर करता है, हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब चिकन जो है मैंने हल्का फुल्का फ्राई कर लिया है, इसके अंदर ये जा रहा है दही। वैसे आपको पकाने से कोई शगफ है? आप पकाना मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छा, ये तो पहले बताना चाहिए था भाई आपको, तो हम कुछ बनवाते आपसे और हम यहाँ खड़े होते और फिर हम सवाल जवाब मैं करती आपसे। लेकिन सोनिया, ये तो रेसिपी आपकी है ना। हाँ, मैं तो फिर नहीं, कोई आपकी रेसिपी ले आते। आप एक काम करें ना, मोटरसाइकिल चाहिए आपको भाई, कंटेंट बना के अपना मोटरसाइकिल ले जाइए आप। इतनी अच्छी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, मैं यही पूछने चाह रही थी कि ये मरहबा की तरफ से है, मरहबा की तरफ से है। और जिन लोगों को भी खाना पकाने का शौक है तो वो खाना अपना वीडियो कंटेंट बना के बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे या इनबॉक्स, तो ये वो ले जा सकते हैं। तो भाई ये तो हमारी आवाम के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी रेसिपीज भेजें। बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है। और सोनिया यहाँ पर एक अच्छी इतनी प्यारी बाइक दे रही हैं और उसे हासिल करें। बिल्कुल। अब मसाले जनाब इसमें जा रहे हैं, नमक और ये थोड़ी सी गई इसमें पिसी मिर्च, और ये जो रोस्टेड जीरा था ये मैंने इतना ही करवाया है रोस्ट कि जितने की मुझे ज़रूरत है। ये 1.5 टीस्पून के करीब है, तो मैं ये सारा ही इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, और ये बड़ी झटपट चीज़ें बन जाती हैं ना सहरी में, ऐसी चीज़ें बड़ी ज़रा यूनिक सी मज़े की लगती हैं, क्योंकि सहरी में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। एग्जैक्टली। अब इसमें गई ये जनाब 1 टीस्पून कुटी मिर्च, थोड़ी सी गई जनाब इसमें हल्दी, थोड़ा सा गया इसके अंदर ये धनिया 1 टीस्पून के करीब, और ये हमने रख दिया। अब इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, इसमें जगह कम थी तो हम अलग से रखते हैं। ये ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून के करीब ही है, वो भी इसमें चली गई। ये बड़ा स्पाइसी बनता है, बड़े मज़े का बनता है और झटपट बनता है। और इस तरह के खाने
यूजुअली सहरी में, क्योंकि सहरी में ना खाया नहीं जाता, लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो हम कोशिश होती है कि ऐसे में खाने बनाऊँ जो अफ्तार में और एज वेल एज सहरी कि वहाँ पे भी आप आराम से खा सकें। और ये वैसे बोनलेस के साथ मैंने बनाया है, अगर आपके पास कढ़ाई कट, कोरमा कट जो भी पड़ा है आप उसके साथ बना सकते हैं, बस बोटी छोटी होनी चाहिए, ये इस चीज़ का आपने ज़रा ध्यान रखना है। अब ये देखें, क्योंकि ये दही के साथ मसाले अब आप देख रही हैं ऊपर आना शुरू हो गया तेल के, दही भी इसके अंदर अच्छे से मर्ज हो गया है, भुनना शुरू हो चुका है। गरम मसाला ऊपर से हम इसमें डालेंगे और ये कितनी झटपट बन गई ये भी देखें, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आप इतनी मज़े से बता भी नहीं थे। अच्छा ये बताएं कि इस बार वो क्या कहते हैं हाईलाइट्स और वो बालियात, इसमें से क्या चीज़ है? वो नैनोप्लास्टिया रह गया है। नैनोप्लास्टिया के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जो अपने बाल अपने पूरे स्ट्रेट करना चाहते हैं, चाहे जितना भी फ्रीज क्यों ना हो, और रिपेयर भी चाहते हैं कि भाई कंप्लीट उनके बाल रिपेयर हो जाएं और स्ट्रेट हो जाएं, तो वो फिर अपने लिए चूज करें नैनोप्लास्टिया, क्योंकि नैनोप्लास्टिया का क्या काम है, वो 90 to 95% आपके बाल को स्ट्रेट करता है और आपके बाल को रिपेयर भी करता है। अरे ये तो ज़्यादा अच्छा हुआ, बिल्कुल ये ज़्यादा अच्छा है। ये एक चीज़ बताइए कि ये जो ट्रीटमेंट्स आप बता रही हैं ये आम सारे पार्लर्स में अवेलेबल हैं इस वक्त या कोई मखसूस ही कुछ पार्लर्स हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी है? और बोटॉक्स कैराटीन जो है अमूमन हर सैलून में ही अवेलेबल है, सैलून में आ जाता है। ये इतने कॉमन हो चुके हैं दोनों ट्रीटमेंट, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन नैनोप्लास्टिया जो है वो आई थिंक अभी तक बहुत थोड़े सिलेक्टेड सैलून्स में है, अभी हाँ, कम है। बिल्कुल। अच्छा, अभी वो इतना कॉमन नहीं हुआ है, लोगों को अमूमन पता भी नहीं है कि नैनोप्लास्टिया का क्या काम है, क्या करता है, किस तरह करता है, वो हम इन डिटेल फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। फॉर श्योर। अच्छा, अब इसमें ना सिर्फ सोया सॉस और चिली सॉस जाता है, तो मैं इसमें बस ये डाल रही हूँ, ये देखिए, बस ये 1 टीस्पून काफ़ी है मेरी उसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा खट्टा उसको रखना चाहते हैं तो आप उसको उसी हिसाब से डालें। मुझे ज़्यादा खट्टा इसलिए नहीं रखना है क्योंकि दही की जो स्मेल थी ना मेरे, वो बहुत खटास वाली थी, तो ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा खट्टा हो जाए। और ये चिली सॉस है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 टीस्पून के करीब। तो ये आपने ध्यान इसका खुद से रखना होगा कि आपके घर वाले अगर ज़रा खट्टा, कुछ लोग होते हैं ना ज़रा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कुछ ज़्यादा खट्टा, कुछ लोग हाँ निकलता हुआ नमक क्या आप खाएं, आप चटखारा लें कि ये क्या खा लिया, तो वो बहुत तेज़ नमक होता है उसके अंदर। मेरी अम्मी के घर मेरी अम्मा इतना तेज़ नमक खाने लगी, अगर अम्मा इतना तेज़ नमक खा रही है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक खा रही हूँ। आप रेगुलर खा के यूज्ड टू हो जाते हैं ना। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है हमारी रेसिपी। इसमें हम अभी थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, बाकी ½ टीस्पून, बाकी जो है वो ऊपर से डालेंगे। इसमें असल में जितने अच्छे से मसाले पड़े होते हैं ना, ये उतना ही मज़ेदार लगता है। वेरी गुड। सुनिए, ये तो वेरी क्विक, आई मीन जी, क्योंकि मेरी चिकन बनी हुई थी ना 5 से 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में एग्जैक्टली, क्योंकि चिकन मेरा बॉयल था ना, तो मेरा काम इसलिए ज़्यादा हल्का हो गया। वरना अगर आप इसको रखेंगे तो इट विल टेक लाइक 25 to 30 मिनट्स ऑब्वियसली, बट वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे रखूँ कि इनको जिनको बनाना होता है उनको तो पता होता है ना कि जी ऐसे में बनाएंगे झटपट बन जाएगा, तो उनके लिए जो है ये बड़ी अच्छी रेसिपी होती है कि भाई उनको समझ आ गया एटलीस्ट कि हम अपने डिश में जो है वो ऐसे इस तरह से बनाएंगे और ये चीज़ ऐसे बन के आ जाएगी। बस अब इसका लास्ट में मतलब मोबाइल भी नहीं रखा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत ही कैजुअल होता जा रहा है हमारा शो माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये देखें आप, इसके अंदर चला गया थोड़ा सा हरा धनिया और मैंने उसको अलट पलट किया ताकि थोड़ा ग्रीन रेड जैसे नज़र आए। और आखिर में इसके अंदर जाएंगे, ये देखिए, ये फ्राइज़ जो मैंने बना के रखे थे ये 90% डन है, क्योंकि एक भाप इसके ऊपर लगनी ज़रूरी होती है। ये देखिए, ये चले गए मेरे फ्राइज़ इसके अंदर। ये बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। सहरी के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसमें वो है आइटम है। ये चिपक गया है, कोई बात नहीं। और आलू तो आप कह रहे हैं बच्चा बड़ा पसंद नहीं है, सबकी ही पसंद होती है। आलू तो बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली, मुझे खुद भी बहुत पसंद है आलू। तो इसमें चिकन भी है, आलू भी है, आलू भी है। वैसे सोनिया, ये वाला सेगमेंट ना सहरी में होना चाहिए था, सहरी में होना चाहिए था। क्या समझते हैं, मैं यही खुशबू आ रही है, यही घर ले लूं बोल टीवी पे, मैं सहरी में भी बताऊं और अफ्तार में भी बनाया करूं। ठीक है भाई हम कहेंगे मुझे एक अदद कमरा दिलवा दें ताकि मैं सहरी में भी खड़े होके जो अफशा के लिए यहाँ खाने पकाऊं। और उसके बाद मैं तो आपकी रेसिपी और खुशबू की वजह से कह रही हूँ कि आई अंडरस्टैंड, मजाक कर रही हूँ। अब ये हमें इस सेगमेंट को ज़रा लाइटर मोड में मैं रखती हूँ
कि देखने वाले देखें भी और मुस्कुराहट भी हो आपके चेहरों पे, तो क्या ही बात होती है। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम बाकी है, क्या बताया जा सकता है? हमारे पास इस वक्त 5 से 8 मिनट बाकी हैं। चलिए भाई, ये देखिए। अच्छा, मुझे आप वो ज़रा, मेरे लिए आपने मुझे नहीं बताया कि मैं क्या करूँ, कि मैं किस तरह का वो अपने उस पर करवाऊँ। लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर ये सूटेबल है, या मैं जाके अपॉइंटमेंट लूँ, मेरे बाल चेक करें कि जी, जैसे यूजुअली शायद होता भी यही है। तो अभी मुझे क्या करवाना चाहिए? लाइक मैं बालियाज पे जाऊँ, वन टोन पे जाऊँ, क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपके ऊपर वन कलर ये बहुत प्यारा लगता है। वन कलर आपको सूट कर रहा है, बिल्कुल आपको सूट कर रहा है। अगर आप बालियाज या स्ट्रिकिंग पे जाएंगी तो वो थोड़ा आपको लाउड कर देगा। अच्छा, हाँ, आपका फेस कट, आपके फेस जो फीचर्स हैं वो थोड़े शार्प हैं। तो जो है वन कलर पे आप जाएं, वो आपको बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा वन टोन। हाँ बिल्कुल। ओके, तो वन टोन में क्या, कौन सी टोन हो सकती है? ये भी आप पे बहुत सूट। तो मैं इसी को फ्रेश करवा लूँ इसी को आप देखिए, मैंने कितनी चालाकी की है कि खड़े खड़े मैंने अफशान से पूछ लिया, कंसल्टेशन मेरी फ्री हो गई यहीं पर है। अच्छा, उसके अलावा बताएं और। अच्छा, अभी तो ईद का मौका है, तो ईद के अलावा क्या, अभी गर्मी आ रही है, हीट वेव, आपको पता है मौसम इतना गर्म होने वाला है, तो फिर क्या आप रेकमेंड करेंगी कि चले मेरे लिए नहीं, अदरवाइज कि लोगों को किस किस्म की टोन? क्योंकि मैंने देखा है लोग गोल्डन करवा लेते हैं इतनी गर्मी में, गोल्डन बाल। अब देखिए, ग्रीन लेंस चला गया, बिल्कुल। तो वो उनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा, उनको मैं यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ मतलब गोल्डन कलर को अभी छोड़ दीजिए। अभी जो आने वाला मौसम है वो बिल्कुल भी गोल्ड का नहीं है। आप ब्राउन और पेस्टल कलर्स पे जाइए, थोड़े कूल टोन्स पे जाइए, ताकि आप फ्रेश लगे और इजी टू मेंटेन। आप देख रही हैं कि कितने प्यारे कलर्स आए हुए मेरी डिश में। ज़रा फोकस तो करें आप डिश को, ये देखिए कलर्स देखें। ओए है, प्यार हो गया मुझे इस डिश से। वैसे आज मुझे ना ऐसे कलर्स डिश में भी अच्छे लगते हैं। लाइक ज़िंदगी में भी रंग होने चाहिए, लेकिन जो आप पका रहे हैं वो भी ज़रा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, खुशबू अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, अब देख लीजिए, जो तेल बचा हुआ है ना, ये ऊपर डालेंगे हम, क्योंकि इस तेल के अंदर काफ़ी सारे अरोमा वो आ जाएगा ना। इस तेल के अंदर से आपको खुशबू महसूस हो रही है? खुशबू तेल के अंदर भी काफ़ी अच्छी खुशबू है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। अच्छा, ये देखिए, इसके ऊपर जाएगा हमारा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। ये थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हम इसको खुशबू देने के लिए कर रहे हैं, और ये ऐसे ही बनेगी भुनी भुनी सी। आप सबरूसों के पराठास इसके साथ इस्तेमाल करें, हाय क्या गज़ब के लगते हैं उसके साथ तो वो। और आखिर में ये देखिए, ये इसके ऊपर गया हरा धनिया, और ये आपकी डिश हो गई तैयार। अब ये देखें आप कि अगर आप ख़ुद भी इसे घर में बना रहे हों तो ये अदरवाइज़ भी 25 मिनट तक में, क्योंकि बोनलेस है तो वैसे तैयार हो जाएगी। और अगर आप उसको हड्डी वाली चिकन के साथ बना रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी ये आधा घंटा लेगी मैक्सिमम। तो इस किस्म की डिशेस बनाएं, क्योंकि घर में सहरी में ना हमें इस तरह की डिशेस बड़ी रिक्वायर्ड होती हैं कि जो ज़रा सी डिफरेंट हो। ये देखिए, आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत खूब। तो आप बनाएंगी ये? बनाएंगी? बिल्कुल बना के ना यूट्यूब पे हम, अगर आपको मिस कर जाएं आपके, भाई मैंने सोनिया ने कौन सा इसमें स्टेप लिया था जो मैं भूल गई हूँ, तो हमारा जो बोल का यूट्यूब चैनल है उस पर ही अपलोड होती है, फेसबुक पे भी अपलोड होती है। आप लोगों से भी अगर कुछ छूट गया तो नेवर माइंड, यूट्यूब पे देख सकते हैं हम, फेसबुक पे हम हर जगह माशाल्लाह अवेलेबल हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, हर जगह से आप इसको देख सकते हैं। और आप ख़ुद भी वीडियो बनाकर अपने कंटेंट की वो हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड करें या उसको इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच अफशान फॉर कमिंग। सो मच। पता ही नहीं चला सेगमेंट कैसे निकल गया, खाना कैसे पक गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं आपकी बातों पे अमल भी करूँगी। थैंक यू सो मच। सो जनाब, ये था आज का सेगमेंट बोल के जायके, जिसमें आपने ज़बरदस्ती एक डिश सीखी है, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत रखिएगा ख्याल। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद। खाकी नज़र, पाकिस्तान में जहां मसाइल बेशुमार हैं, वहीं सेहत के मसाइल तो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चे इसलिए ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर मयारी हंगामी देखभाल तक रसाई नहीं मिल पाती है। यानी बड़े शहरों में तो फिर भी बेहतर सूरत हाल है, लेकिन छोटे छोटे जो शहर हैं उनका तो हाल आप ना ही पूछें। लेकिन आज नेकी के बोल में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा हसन, जो कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से वाबस्ता हैं, और उनका मिशन ही बच्चों की ज़िंदगियों को बचाना है। तो ये फाउंडेशन कैसे काम करता है, कितने अरसे से काम कर रहा है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। और जो आप काम कर रही हैं, यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त है, बिकॉज एक ज़ाती तजर्बा हुआ रमज़ान से पहले थर पार कर जाने का,
वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नौज़ायदा जो बच्चे हैं उनके जो मसले मसाइल हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं। फाउंडेशन कब से काम कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, और क्या क्या इसमें चीज़ें कैटर कर रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में दावत देने का। फाउंडेशन इस वक्त तकरीबन 15 साल से काम कर रहा है। 2010 में हमने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया था और इन 15 सालों में इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 300 से ज़्यादा अस्पतालों में मौजूद है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें ऐसे भी शहर हैं जिनका शायद नाम भी आपने ना सुना हो या आप में से ज़्यादातर ने ना सुना हो, और पाकिस्तान के नक्शे पे तो उनका मिलना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि वाशुक, समुंदरी, बटखेला, पिपला। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वाशुक एक ऐसा शहर है जो कि ईरान के बॉर्डर पर है, और कोयटा से इसका फासला 7.5 घंटे है और कराची से इसका फासला 9.5 घंटे। अगर वहाँ पर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है और वो उसको लेके मकामी अस्पताल जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप इसको बड़े शहर ले जाएं, वालिदैन के लिए और उन वालिदैन के लिए जो गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जुमला एक डेथ सेंटेंस। जी बिल्कुल। वो कैसे लेके जाएगा? दे डू नॉट हैव द मीन्स। यकीनन वो कर्ज़ लेगा, और सोचने की बात यह है कि क्या ये कर्ज़ वो कभी उतार पाएगा। तो इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 300 से ज़्यादा शहरों में इमरजेंसी और टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर्स के थ्रू लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फराहम कर रहा है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान में 90% बच्चे एक वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी केयर से 30 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन ये आइडिया, ये बड़ा यूनिक आइडिया, क्योंकि यूजुअली ये वाली जो इशू है इसको ना ज़्यादा फैसिलिटेट किया नहीं जाता समहाउ, अनफॉर्चुनेटली। मतलब कि हैं तो हैं, कोई बात नहीं। ये आइडिया लेकर आना, इसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से इदारे और इसके साथ अगर मुंसलिक हैं, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएं हमें। देखिए, ये कोई प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि हम इस तरह इमरजेंसी का नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री बनाएंगे। एक्चुअली इट स्टार्टेड विद अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ाना, आज भी, गुज़रे हुए कल भी और आने वाले कल भी 1000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो मर जाते हैं। और जो पाकिस्तान में जो दूसरी बड़ी शरह अमवात है ना, वो दिल का मर्ज़ है। जो तीसरी बड़ी है वो कैंसर है, और उसके बाद फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। अगर आप इन सब को कंबाइन भी कर दें तो भी जो बच्चों की, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात है वो उससे ज़्यादा है। अगर हम ख़ित्ते की बात करें, इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर आज हम इंडिया या बांग्लादेश के लेवल पर हों तो हम रोज़ाना अपने 500 बच्चों की जान बचा सकें। तो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द मॉडल। तो हम ये समझते हैं कि हर बच्चा जो पाकिस्तान में, चाहे वो बड़े शहर में है, चाहे छोटे शहर में है, चाहे ऐसे शहर में है जिसको एक्सेस नहीं है, वो बॉर्डर पे है, हर बच्चा हमारा है और हमें हर बच्चा बचाना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, आपका मॉडल क्या है? आपने एक बात की कि हम इन अस्पतालों में मौजूद हैं, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये बहुत आसान होता है कि आप एक स्टैंड अलोन सेटअप बना लें और उसको चला लें। पाकिस्तान में जो सबसे गरीब और सबसे बीमार लोग हैं वो सरकारी अस्पताल की तरफ आते हैं। दे आर द पीपल हु नीड द मोस्ट केयर। तो चाइल्ड लाइफ का मॉडल ये है कि हम गवर्नमेंट के टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो बच्चों की इमरजेंसी है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। उसको अडॉप्ट करने के बाद हम उसको रेनोवेट करते हैं टू द स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल। उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स ऐड करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, पेशेंट सपोर्ट, तकरीबन 100 का स्टाफ होता है एक ER में, और क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा हम मेडिसिन ऐड करते हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट ऐड करते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी केयर बना देते हैं। उसी इमरजेंसी को जो एक गवर्नमेंट के टर्शरी केयर हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर सेहत की और इलाज की बेसिक सहूलियात भी मैसर नहीं थी। अच्छा मैम, मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर भी बात करें कि वैसे जो बच्चे बेचारे पैदा होते हैं, आपने कहा कि मौत का शिकार हो जाते हैं, तो वो कौन सी बेसिक की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं कि जिनको ईज़िली इतना वो फैसिलिटेट नहीं या केटर नहीं किया जा रहा था, लेकिन आपके इदारे ने आके जो है उनको वो किया है? आप
सुन के ये हैरान होंगी, ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये कोई बहुत बड़े मर्ज नहीं है जिनसे हमारे बच्चे मर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे तो हॉस्पिटल में, नवाज़ा बच्चे तो छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी ट्रीट किए जा सकते थे। कोई बहुत बड़े मर्ज नहीं है जो जिनको हम आज तक जान नहीं पाए या समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ जो बच्चे मर रहे हैं वो नमूनिया से मर रहे हैं, वो डायरिया से मर रहे हैं। बहुत बेसिक नमूनिया का इलाज एक एंटीबायोटिक से हो जाता है जिसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है, लेकिन बर वक्त इलाज, एक्सेस टू दी एमरजेंसी केयर, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि वो एमरजेंसी तक पहुंच ही नहीं पाते। दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैम, एक मेरा बहुत ही मुख्तसर सा सवाल है, आपका जो फोकस है सिर्फ बच्चों पे क्यों? देखिए, बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और इस वक्त जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त जो पाकिस्तान का नंबर 1 किलर प्रॉब्लम है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी। अगर कोई एक मोर्टेलिटी हमें करेक्ट करनी है तो इस वक्त वो यही है। इस वजह से, और बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर कोई अगर एक वैल्यू एडिशन करता चला जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मुल्क बेहतर हो जाएगा। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ पुअरली मैनेज्ड कंट्री। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उन रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। जिन जिन इलाकों के आपने नाम लिए हैं, चाहे वो वाशुक हो कि बटखेला हो, तमाम तर एक तो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि उसी शहर या उसी गांव या उसी इलाके के बच्चे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे अक्रॉस दी बॉर्डर भी ये चीज़ें आ रही होती हैं। इस पे भी मैं चाहूँगा कि हम बात करें, बिकॉज़ हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं हम जिनको नेबर कर रहे हैं जिन कंट्रीज़ को, जिसमें सबसे बड़ा अफ़गानिस्तान है, जब वो चित्राल के थ्रू या अफ़गानिस्तान के थ्रू आ रहे होते हैं वो भी बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होता है। तो हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, मैम मुझे बताइएगा उसको और किन खतूत पे अस्तवार किया जाए कि वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाया करे। एक तो आपका मॉडल हो गया कि जब आपने यू जस्ट एडेड व्हील्स टू द सरकारी अस्पताल जहाँ पे कोई स्टेप इन नहीं करना चाह रहा होता है बट आप लोग उसको इस तरह का बना देते हैं। व्हाट अदर स्टेप्स यू थिंक कि हमें जो है करने चाहिए एज गवर्नमेंट, एज ब्यूरोक्रेट्स, एज पीपल फ्रॉम हेल्थ सेक्टर कि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें? देखिए, ये एक पूरा हेल्थ केयर सर्कल होता है, एक साइकिल होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें, और प्राइमरी हेल्थ केयर से भी पहले ना आपके जो प्रिवेंटेबल केयर होती है ना, उसमें ये होता है कि पीने का साफ़ पानी मुहैया हो, बच्चों को टाइम पे वैक्सीनेशन मिल जाए। आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वक्त पे सही वैक्सीनेशन मिलने से ही ख़त्म हो जाती हैं, वो मिल जाए। उसके बाद अगर कुछ नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार होता है तो प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो वहीं पे एड्रेस हो जाए। प्राइमरी केयर की एब्सेंस जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर प्राइमरी केयर की जब एब्सेंस होती है तो बच्चों को फिर इमरजेंसी का रुख करना पड़ता है। तो इस वक्त एक स्टडी के मुताबिक 80 जो पाकिस्तान में जो 4 लाख बच्चे मर रहे हैं सालाना, उनमें से 80% बच्चों को बचाया जा सकता है, प्रिवेंटेबल है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, और 50% बच्चे बच सकते हैं अगर एक फंक्शनल इमरजेंसी सेंटर वहाँ पर मौजूद हो, एक्सेसिबल हो। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। इस वक्त हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे कब से खड़ा है, व्हेन विल दिस नाजुक मोड़ एंड। तो हम अपनी सी एक कोशिश कर रहे हैं और लोग भी आए, हाथ मिलाएं, और आप जैसे लोगों के एफर्ट की वजह से ही हम इस नाजुक मोड़ से गुजर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। जो आप काम कर रही हैं इसी तरह जारी रखें, हमारी तो उम्मीद है, दुआ है और दरख्वास्त है आपसे कि इसी तरह जो कौम के हमारे मुस्तकबिल है उसको आप सेव कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा एक मैसेज ये है कि रमज़ान है, हम सब दुआएं करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, लेकिन जब हम किसी की जान बचाने की दुआ करते हैं जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं, हमारे दिल के करीब, जैसे हमारे वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो दुआएं बड़े दिल से निकलती हैं, वो आंसुओं के साथ निकलती हैं, खुशू खुशू के साथ निकलती हैं। वो जब दुआएं करते हैं, खुदा लोगों की जान बचाता है। वो जो जानें बच रही हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स के थ्रू बच रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो बस ये अपील है कि हेल्थ केयर वर्कर्स पे वायलेंस ना किया जाए और उनको वो रिस्पेक्ट ज़रूर दी जाए कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ इलाज कर सकें। और
सेहत का निज़ाम हर बच्चे का बुनियादी हक है, हर इंसान का बुनियादी हक है। इस हक को हकीकत बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। If you want to invest something, you should invest in the future of Pakistan. Absolutely. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।